Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 19 of differential geometry. Last lecture में हमने dual forms of a frame field देखा था और उसके बाद हमने देखा था कि what are Cartan's structural equations and then we saw that how we can use them to study this spherical frame. आज के लेक्चर से हम surfaces के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. What are surfaces in R3? एंड इन पर्टिकुलर हम स्फीयर को प्रूव करेंगे कि जो प्रिसाइज डेफिनेशन हम सरफेसेस की देंगे उसके मुताबिक स्फीयर एक सरफेस बन रहा है या नहीं बन रहा. उसके बाद हम देखेंगे देयर इज एन सिंपल वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए सरफेस और इस वे को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा. जैसा कि आप जानते हैं कि वन ऑफ द एम ऑफ आवर कोर्स इज टू डिफाइन प्रॉपरली व्हाट आर सरफेसेस. ये हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स इज दैट वी वांट टू डिफाइन सरफेसेस प्रॉपरली. मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाह रहे हैं हम सरफेस की सो दैट वी कैन डील विद देम इन ए मोर एफिशिएंट वे. और उसके बाद हम ये देखेंगे हाउ टू डू कैलकुलस ऑन सर्फेसेस. सो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी. व्हाट डज दिस मीन दैट टू डू कैलकुलस ऑन सरफेस. सो टू डू कैलकुलस ऑन सरफेस मीन हमने कैलकुलस में जो फंक्शंस पढ़े हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ प्लेन में कुछ ऐसे बनेगा. अब मैं इस प्लेन को कंसिडर कर सकता हूं कि ये प्लेन जो है R3 में पड़ा हुआ है. सो लेट्स से दिस इज द प्लेन और इसमें दीज आर द एक्सिस और जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा. अब गिवन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कैन डिफरेंशिएट y, I can integrate y and I can do the other operations of calculus. So the same is the case with this plane जिसको हमने imagine किया हुआ है कि ये R3 में पड़ा हुआ है. अब अगर मैं इस plane को bend कर दूं in some way, so let's say there is one way of bending it like this. So now we are on this plane or something like this situation exists in here. So just consider मेरे पास एक पेपर है उस पर मैंने एक कर्व को स्केच किया. अब मैं अगर इस पेपर को बेंड कर दूं तो मेरे पास कर्व कुछ इस किस्म की बन जाएगी. Now the problem is can I do the same operation on this curved surface or curved plane? So this is the question in hand. अब प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं इंटीग्रेट करने लगूं तो y dx आएगा. So what are these dx's in these planes, in these curved planes? And similarly, what does this integral mean? And other things. So इन चीज़ों की तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि what is the proper definition of surface. And then we will be able to go to the next step on how to do calculus on surfaces. So आज के लेक्चर से हम surfaces को डिस्कस करेंगे. Surfaces in R3 को देखेंगे कि how do we define them properly mathematically and then next chapters में हम ये देखेंगे how to do calculus on these surfaces. सबसे पहले हम define करते हैं पैच को. So what is a coordinate patch? A coordinate patch is just a mapping which is one-to-one and regular. इन तमाम टर्म्स को हम एक एक करके देखेंगे कि इन तमाम टर्म्स का क्या मीनिंग है. रेगुलर हमने मैपिंग्स को पहले डिस्कस किया हुआ और हम इसको रिकॉल करेंगे आज. व्हाट इज़ वन-टू-वन फंक्शन ये हमें पता है. व्हाट इज़ ए मैपिंग इनको हमने पहले डिस्कस किया हुआ. सो इसको हम जस्ट आज रिकॉल करेंगे. So basically it's a mapping from an open set D. So
इसमें जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो इट्स ए मैपिंग. we know how to define a mapping. what is one to one function, we know that. what is regular, हमने देखा है, आज हम दोबारा देखेंगे. open set D. so open set means अगर कोई सा भी मैं सेट लूं R2 में तो उसकी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है. लेट्स से मैं एक और सेट लेता हूं, लेट्स से इट्स ए बॉक्स. तो अगर इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड है तो इट्स नॉट ओपन. सो बेसिकली it is not open. so what is open? so the set with no boundary, so this is open. so similarly इस केस में आप देख सकते हैं इसकी जो बाउंड्री लाइन है ये डैश्ड लाइन है. so इसका मतलब है इसकी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है. so it is an open set. so a coordinate patch is a mapping from this open set to R3. अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक शीट ही क्यों बन रही है इसका इमेज. ये कोई लाइन भी बन सकती है और ये कोई पॉइंट भी बन सकता है और ये कोई वॉल्यूम क्यूब भी बन सकता है. लेकिन ऐसा क्यों है कि ये हमारे पास एक शीट ही बन रही है. तो इसका आंसर ये है कि दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड बाय दीज कंडीशंस. सो ये जो कंडीशंस हम इम्पोज कर रहे हैं इसके मुताबिक हमारे पास ये एक शीट ही बनेगी. सो दैट्स हाउ वी डिफाइन ए कोऑर्डिनेट पैच. सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज ए मैपिंग. सो मैपिंग हमने पहले लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया था. सो व्हाट इज ए मैपिंग? ए मैपिंग इज ए फंक्शन फ्रॉम Rn टू Rm विच इज डिफरेंशिएबल. और डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है? इसके तमाम के तमाम यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस डिफरेंशिएबल है. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैपिंग है फ्रॉम R3 टू R1. सो लेट्स से वन ऑफ द एग्जांपल कुड बी x y z गोइंग टू x y z. सो अगर मैं R3 का कोई सा भी पॉइंट लूं, लेट्स से 1 2 3, तो इसका इमेज अंडर दिस मैप क्या आएगा? सो f of 1 2 3 is equal to 1 into 2 into 3 which is 6, which is a real number. So given any point of R3, the image of that point is a point on R1. So in this case it is a function from R3 to R. Similarly हमने curves के बारे में देखा था. What are curves? These are functions from R1 to R3. So for example हमने helix के बारे में देखा था. So helix cosine t, sin t and t. कोई सा भी रियल नंबर ले t, इसका जो इमेज है वो हमारे पास R3 में आ रहा है. And the mapping has this requirement कि इसमें जितने भी इसके फंक्शंस आ रहे हैं कोऑर्डिनेट फंक्शंस वो तमाम के तमाम डिफरेंशिएबल है. अब इस केस में कोऑर्डिनेट फंक्शन एक ही आ रहा है एक्स वाई जेड. सो दिस इज डिफरेंशिएबल. इस केस में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट फंक्शन है और ये तीनों के तीनों डिफरेंशिएबल हैं. सो एफ इज ए मैप एंड दिस एफ इज ऑल्सो ए मैप. सो बेसिकली जब हम कहते हैं कि एक फंक्शन है फ्रॉम Rn टू Rm, तो जो बेसिकली हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है वो ये है कि तमाम के तमाम जो कोऑर्डिनेट फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल हैं. सो कोऑर्डिनेट पैच की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो हमने मैपिंग कहा हुआ है कोऑर्डिनेट पैच को. तो इसका मतलब है उसके तमाम के तमाम जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं वो डिफरेंशिएबल है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन कि एक मैप जो है वो रेगुलर है. ये हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था. आज हम इसको रिवाइज करते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि गिवन एनी मैपिंग एफ और कोई सा भी हमारे पास टेंजेंट वेक्टर टू Rn है एट पॉइंट P. सो लेट्स से दिस इज Rn एंड दिस इज Rm. Then there is a line associated
to this point and this vector v. कौन सी लाइन है जो कि इस पॉइंट P से पास करेगी और इस वेक्टर v के पैरेलल है. So this is the line defined by this point P and this vector v. इस लाइन का अगर हम इमेज ले लें अंडर दिस फंक्शन f, क्योंकि दिस लाइन इज आल्सो कंटेन्ड इन Rn और f इज अ फंक्शन फ्रॉम Rn टू Rm, तो मैं इस लाइन के हर एक पॉइंट का इमेज ले सकता हूं अंडर दिस फंक्शन f और ये मेरे पास इन जनरल एक कर्व बनेगी इन Rm. अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं f लोअर स्टार ऑफ v. बेसिकली we define this function to be the initial velocity vector of the curve. So basically इस curve को consider करें आप. This curve is basically f of p plus tv. इस curve में जो initial velocity vector है, so initial velocity vector means आप बीटा प्राइम लें और उसमें t की जगह 0 पुट कर दें. So basically कर्व का वो पॉइंट जो कि t इज इक्वल टू 0 के कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, वहां पे आप टेंजेंट वेक्टर लेंगे. सो द रिजल्टिंग फंक्शन f लोअर स्टार sends tangent vectors to Rn to tangent vectors to Rm and is called the tangent map of f. So ये चीज हमने डिफाइन की थी. Given any mapping we can define a map f लोअर स्टार जो कि tangents of Rn को सेंड करेगी टू द टेंजेंट्स ऑफ Rm और इसको हम कहते हैं टेंजेंट मैप, क्योंकि ये टेंजेंट वेक्टर्स को टेंजेंट वेक्टर्स पे सेंड कर रही है. नाउ ए मैपिंग इज रेगुलर प्रोवाइडेड दैट एट एवरी पॉइंट P ऑफ Rn द टेंजेंट मैप इज 1 to 1. अब जैसा कि हमने देखा कि हाउ टू डिफाइन f लोअर स्टार, अब अगर मैं f लोअर स्टार में ये कंडीशन इम्पोज कर दूं, सो लेट्स गो बैक स्लाइड. सो अगर मैं इस f पे कंडीशन इम्पोज कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन वेक्टर्स को कंसिडर कर रहा है जो कि स्टार्ट ले रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P या जिनका जो इनिशियल पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पॉइंट P है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं टेंजेंट स्पेस टू Rn at point P की. So tangent space to Rn at point P इस सबसेट में, सबसेट ऑफ ऑल द टेंजेंट वेक्टर्स, इसमें वो वेक्टर्स आ रहे हैं जिनका इनिशियल पॉइंट P है. अब मैं एक मैप डिफाइन कर सकता हूं यूजिंग द सेम ऑपरेशन. f लोअर स्टार तो मैपिंग है फ्रॉम सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स, लेकिन मैं तमाम टेंजेंट वेक्टर्स नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ वो टेंजेंट वेक्टर्स ले रहा हूं जिनका इनिशियल पॉइंट P है. Then basically this is a restriction, so f lower star P. So इसके साथ मैं एक P लिख देता हूँ. It is a kind of restriction, और in other words मैंने जो डोमेन है f lower star की set of all tangent vector से सिर्फ वो tangent vectors कर दिए जिनका initial point P है. So और इसको मैं कह रहा हूँ this is f lower star P. So it is the same map, लेकिन इसकी just डोमेन जो है वो मैंने ज्यादा बड़ी डोमेन से छोटी डोमेन कर दिया. इसको सिर्फ मैंने टेंजेंट वेक्टर्स टू Rn एट पॉइंट P कर दिया और डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये टेंजेंट वेक्टर्स को लेगा और इसका जो आउटपुट है वो टेंजेंट वेक्टर्स ही आएंगे. सो दिस इज द टेंजेंट मैप. और हमने कहा था कि ए मैपिंग इज रेगुलर एट एवरी पॉइंट P ऑफ Rn if the tangent map is 1 to 1. So a mapping f from Rn to Rm is regular provided that at every point P of Rn the tangent map is 1 to 1. So जो हमने tangent map define की उसको अगर हम restrict कर दें to point P और फिर उस restriction के बाद हमारे पास जो map आएगी वो 1 to 1 होगी, तो हम कहेंगे कि ये regular है at point P. और अगर यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, फिर हम कहेंगे द मैप इज रेगुलर इन जनरल. और हमने ये भी देखा था कि ये जो मैप बन रही है f लोअर स्टार ऑफ P, इट्स ए लीनियर मैप. ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस विच इज द टेंजेंट वेक्टर्स टू Rn एट पॉइंट P to another tangent space.
सो इट इज़ अ लीनियर मैप, और अगर ये लीनियर मैप है तो हम बेसिकली इसका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमने देखा था क्या बनेगा, और इसको हमने नाम दिया था जैकोबियन मैट्रिक्स का। और हमने ये कहा था कि इट विल बी मच मोर यूजफुल प्रैक्टिकली अगर हम जस्ट जैकोबियन कैलकुलेट करें एट दैट पॉइंट P, जिस पॉइंट पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये मैप रेगुलर है या नहीं, उस पॉइंट पे जैकोबियन कैलकुलेट करें और जैकोबियन का रैंक देखें। अगर जैकोबियन का रैंक n है देन द मैप इज रेगुलर, और f lower star of P is 1 to 1. Now what is this n? So this n is the same as this n. So अगर f मैप है Rn to Rm तो इसका रैंक n होना चाहिए। सिमिलरली अगर f हमारे पास मैप है फ्रॉम R to R3 तो ऑफ कोर्स इसका रैंक 1 होना चाहिए, और अगर f मैप है फ्रॉम R2 to R3 तो इसका रैंक क्या होना चाहिए, 2। और जैसा कि आप जानते हैं हमने जब पैच की डेफिनेशन की थी तो पैच इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सबसेट, फ्रॉम एन ओपन सबसेट ऑफ R2 to R3। सो इसका मतलब है कि हम अगर ये रिक्वायर कर रहे हैं दैट दिस मैप इज रेगुलर, तो बेसिकली हम ये रिक्वायर कर रहे हैं द रैंक ऑफ द जैकोबियन इज 2। प्रॉपर पैचेस, सो वी रिक्वायर एक्स्ट्रा कंडीशन ऑन द पैच, और वो एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सी है, वो ये है कि इट हैज़ टू हैव ए continuous inverse. So x inverse, which is definitely a map from x of d. So what is x of d? The image of this set d under this x. So this patch is basically x of d. So x inverse is a map from x of d to R2, और this is well defined क्योंकि हमने require किया है that x is 1 to 1. So x is 1 to 1. So इस वजह से there will be a no problem regarding that. उसके बाद हम ये रिक्वायर कर रहे हैं that it has to be continuous, और इस कंडीशन की क्यों ज़रूरत पड़ी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी मैप्स हैं जिससे अगर हम सरफेस डिफाइन करें तो हमें ये कंडीशन रिक्वायर्ड होगी दैट एक्स इनवर्स मस्ट आल्सो बी कॉन्टिन्यूस, और अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल करेंगे। सो एट द मोमेंट हम जस्ट ये अज्यूम कर लें कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है टू डिफाइन द पैच, कि उसका जो इनवर्स है वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सो वी कॉल दिस काइंड ऑफ पैच इज प्रॉपर पैच। Now what is coordinate patch geometrically? हमने देखा कि what is coordinate patch? It's a map from an open set of R2 to R3, और it has to be a map. इसके coordinate functions को differentiable होना चाहिए, उसके बाद इसको 1 to 1 होना चाहिए, और उसके बाद इसको regular होना चाहिए, और then we also require that the patch has to be proper patch. ये हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम सर्फेसिस को डिफाइन करेंगे, बट एट द मोमेंट लेट्स कंसिडर व्हाट इज़ ए पैच। इन तमाम कंडीशंस को इम्पोज करने के बाद हमने ज्योमेट्रिकली क्या अचीव किया है, क्योंकि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली वी आर स्टडिंग ज्योमेट्री यूजिंग टूल्स ऑफ कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा एंड अदर एरियाज। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ज्योमेट्रिकली, हमने ये कंडीशंस क्यों रिक्वायर की हैं। सो अंडर ऑल ऑफ दीज कंडीशंस जो मेरे पास एट द एंड मैप बनेगी उसका बिहेवियर ये होगा कि इट विल टेक एन ओपन सेट ऑफ R2, और उस ओपन सेट को आप बेंड कर दें या स्ट्रेच कर लें, लेकिन आप उसको टीयर नहीं करेंगे। उसको लेट्स से अगर ये पीस ऑफ क्लॉथ है तो आप उसको फाड़ेंगे नहीं, और आप क्योंकि हमने ये भी रिक्वायर किया हुआ है कि x इज 1 to 1, तो ऐसा भी नहीं होगा कि ये जो शीट है ये आपस में मिल रही है दो पॉइंट्स पे। सो ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से
सो ऐसा नहीं है कि देयर इज ए लाइन जहाँ पे ये शीट मिल रही है। सो क्योंकि ये 1 to 1 है, अगर इमेजेस इक्वल हैं तो पॉइंट्स इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई से भी मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लूँ और उनका इमेज सेम होगा। अगर किसी भी 2 पॉइंट्स का इमेज सेम होगा देन द मैप विल नॉट बी 1 to 1। सो द शीट शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ, और इन अदर वर्ड्स ऐसा नहीं है कि शीट जो है एक दूसरे को, शीट के 2 पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो टच करने का मतलब ये है कि उनकी वैल्यू इक्वल है, और इसका मतलब ये है कि x इज नॉट 1 to 1। सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पैच टेल्स अस कि जो शीट है ये केस नहीं है, और उसके अलावा कोई से भी 2 पॉइंट शीट के आपस में टच नहीं कर रहे। और उसके बाद हमने ये भी रिक्वायर किया कि इट हैज़ टू बी मैपिंग एंड इट हैज़ टू बी रेगुलर, और इन तमाम चीज़ों से हम ये रिक्वायर करते हैं कि इट इज़ 2 डायमेंशनल। सबसे पहली बात, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है या लाइन आ रही है या लाइन का कुछ पार्ट आ रहा है या कोई वॉल्यूम क्यूब आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कंडीशंस इम्पोज की हैं उसके मुताबिक इट हैज़ टू बी 2 डायमेंशनल, इट हैज़ टू बी ए शीट। उसके बाद इस शीट को कहीं से फटा भी नहीं होना चाहिए, और ये भी हमने रिक्वायर कर लिया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पैच। सो ये तमाम कंडीशंस रिक्वायर करके एट द एंड हमारे पास क्या बना, एक आप पीस ऑफ क्लॉथ लें या एक रबर शीट ले लें, उसको आप बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, फाड़ नहीं सकते आप, और किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट भी नहीं कर सकते, या कोई से 2 पॉइंट आपस में जोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि ये 1 to 1 है। सो इन जनरल व्हाट इज ए पैच, हमने एक ओपन सेट लिया है R2 का, और उसको हम किसी भी तरीके से R3 में, तो जैसा कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये R2 में है शीट, इसकी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। सो एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री इट हैज़ टू बी ओपन सेट। इसको अगर मैं R3 में ले जाऊं, सो दिस इज द शीट इन R3, दिस इज Y, दिस इज X, दिस इज Z। आप देखें कि इसको मैं R3 में ले गया हूं और इसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है इस डायरेक्शन में, और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मैंने स्क्वीज कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसको बेंड भी कर दिया। देयर इज ए कर्वेचर इन हेयर। सो दिस इज ए पैच, क्योंकि कोई से 2 पॉइंट्स आपस में टच नहीं कर रहे, ये कहीं से फटी शीट नहीं है, और इट इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सो ए पैच is basically a way of taking an open set of R2 and then stretching it, bending it and turning it into a subset of R3. इसकी सबसे जो important geometrical example है वो ये है कि it has to be a rubber शीट। सो एक रबर ले लें आप, उसका इतना पैच ले लें, उस रबर के साथ जितने भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उस रबर की जो पार्ट है उसको फटना नहीं चाहिए कहीं से, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई से 2 पॉइंट्स आपस में टच कर रहे हो। सो अगर ऐसा आप कर सकते हैं देन इट विल बी अ पैच, इट विल बी अ कोऑर्डिनेट पैच। सो दैट इज व्हाट ए पैच इज ज्योमेट्रिकली। Now what is surface roughly? अब हम surface को define कर सकते हैं after defining this terminology of patch and proper patch. Now earth is a surface, we know that earth is a surface. अब अगर हम earth को गौर से देखें तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पे खड़ा हूं तो मुझे earth बिल्कुल फ्लैट नजर आएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे R2 है, लेकिन मुझे पता है कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, अर्थ इज बेसिकली ए स्फीयर। लेकिन अगर मैं इसको लोकली देखूं, मैं कहीं भी खड़ा होकर देखूं, तो मुझे अर्थ बिल्कुल फ्लैट नजर आएगी, बिल्कुल R2 की नजर आएगी। लेकिन अगर आप समुंदर पे चले जाएं तो वहां पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अर्थ इज नॉट ए फ्लैट, और अर्थ में एक कर्वेचर है। सो वहां से आपको अंदाजा हो सकता है
क्योंकि अगर आप तमाम की तमाम अर्थ देखना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपको स्पेस में जाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर समुंदर पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि वाई अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। लेकिन नॉर्मली आप कहीं भी खड़े हैं जहाँ पे आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते तो आपको अर्थ फ्लैट नज़र आएगी। सो जब मैंने ये कहा कि अगर आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते देन यू फील दैट अर्थ इज़ फ्लैट। सो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लोकली जब मैं बहुत नज़दीक नज़दीक देख रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं देख रहा, तो लोकली अर्थ इज R2 और some patch of R2. Now this is important turn. इस सेंटेंस से हम आगे चलेंगे to define surfaces properly. So locally it's R2 or some patch of R2. और अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहें तो it's either a part of R2 or a coordinate patch of R2. So for example, इस अर्थ को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं और हर पार्ट अगर आप देखें तो लेट्स से हम इस पार्ट को कंसिडर करें। सो दिस पार्ट इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस। अगर आप इस पार्ट को गौर से देखें, इट इज नॉट कंटेन इन R2 क्योंकि देयर इज सम कर्वेचर इन हियर, देयर इज सम कर्वेचर इन हियर। सो इट इज नॉट R2 और इट इज नॉट सम सबसेट ऑफ R2, बट it is a coordinate patch. It can be considered as image of some open set of R2 क्योंकि हमने देखा था कि coordinate patch क्या है। coordinate patch ये है कि R2 का कोई open set लें, इसको bend कर दें, इसको stretch कर दें तो हमारे पास image of the coordinate patch आ जाएगा। So basically इसको मैं consider कर सकता हूँ as image of some ओपन सेट ऑफ R2 जिसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया और स्ट्रेच कर दिया। सिमिलरली इस तमाम अर्थ को मैं डिवाइड कर सकता हूँ पोर्शंस में और तमाम के तमाम जो पोर्शंस हैं वो मेरे पास इमेज ऑफ द कोऑर्डिनेट पैच बन रहे हैं। सो दैट्स वन गुड ऑब्जर्वेशन जो कि हमने प्लैनेट अर्थ के बारे में की है, जो कि एक सरफेस है। सो लोकली it looks like either a subset of R2 or a patch. So patch means image of a subset of R2 with some extra conditions. इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। So कोई सी भी आप सरफेस ले लें, so इस केस में ये ट्रू होगा। Now we define x from D to R3 be a patch with x of D is subset of M, then this is called a patch in M. So हमने अभी तक जो पैच डिफाइन किया था it was from a subset of R2 to R3, लेकिन अगर मैं इस पे एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज कर दूं कि ये R3 में तो जा रहा है लेकिन ये M में भी कंटेन्ड है। So ऐसा नहीं है कि इसका जो इमेज है वो सरफेस M के अंदर नहीं है और इसके बाहर भी हो सकता नहीं। अगर इसका इमेज M के अंदर भी कंटेन्ड है तो इसको हम कहेंगे इट्स ए पैच इन M. So for example, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लूँ x which is a coordinate patch और जो कि R2 के किसी सबसेट लेट्स से D1 का इमेज है into this sphere, क्योंकि ये पोर्शन तमाम का तमाम स्फीयर में है। सो अगर इसका इमेज ये पोर्शन बन रहा है स्फीयर का, देन दिस इज ए पैच इन स्फीयर। और इन जनरल अगर कोई सी भी सरफेस हो इट विल बी ए पैच इन दैट सरफेस। और सेम प्रोसीजर कोई सी भी मैं सरफेस ले लूँ उसके लिए हो सकता है। अगर मैं एक सिलेंडर ले लूँ उसमें भी मैं लोकली ऐसे सबसेट्स डिफाइन कर सकता हूँ जो कि इमेज ऑफ द कोऑर्डिनेट पैचेस हैं इन दिस सिलेंडर। सिमिलरली इस केस में और सिमिलरली इस केस में, और ये तमाम की तमाम बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं उन सर्फेसेस की जिस केस में ये ट्रू है कि मैं किसी भी पॉइंट पे खड़ा होके
एक लोकली ऐसा सबसेट बना सकता हूँ. सो लेट्स से यहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ. सो यहाँ पे मैं एक ऐसा पैच बना सकता हूँ which will look locally like a coordinate patch. So before defining the surface properly, हमें just one more definition is required. So what is that definition? A neighborhood in M of a point P is the subset of all points in M at a distance less than epsilon for some real number epsilon. So कोई सा भी मैं point P लूँ, this is the surface M. कोई सा भी मैं point P लूँ, then there exists for epsilon greater than 0 there exists a subset. इस सबसेट में कौन से पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस P से लेस देन एप्सिलॉन है. सो दिस इज कॉल्ड इन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P. सिमिलरली अगर मैं कोई सा भी पॉइंट Q ले लूं, सो व्हाट इज नेबरहुड ऑफ Q? नेबरहुड ऑफ Q for some epsilon greater than 0 is the set of all points in M whose distance from Q is less than epsilon. So इसमें ये बाउंड्री once again included नहीं है. Similarly इस केस में बाउंड्री included नहीं है. So that's how we define neighborhood of a point in a surface. So now we can define a surface properly mathematically. So what is a surface? A surface in R3 is a subset M of R3 such that for each point P of M there exists a proper patch in M whose image contains a neighborhood of P in M. So neighborhood की कंडीशन हम क्यों रिक्वायर कर रहे हैं? So जैसे कि हमने देखा कि अर्थ को या किसी और सरफेस को मैं डिवाइड कर सकता हूँ इनटू पैचेस, और हर एक जो पैच है वो इमेज होगा ऑफ सम ओपन सेट. बेसिकली इट इज ए इमेज ऑफ सम कोऑर्डिनेट पैच. अब ओपननेस की कंडीशन या इस नेबरहुड की कंडीशन हम इसलिए इम्पोज कर रहे हैं कि हम लोकली चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट P पे मैं खड़ा हूँ तो एटलीस्ट इस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा नेबरहुड होगा विच विल लुक लाइक इमेज ऑफ ए कोऑर्डिनेट पैच. सो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है दैट इट इज कंटेन्ड द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P is contained in image of a coordinate patch is basically the requirement that कि किसी भी point P पे उसके local, so neighborhood जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल locally हम बात कर रहे हैं. so उस local area में ये जो surface है it will look like that it is image of some coordinate patch. So once again let's see the definition. A surface in R3 is a subset M of R3. So subset means it is contained in R3. So this is Y, this is Z, this is X. So that's the first requirement, a subset of R3. Such that for each point P of M, मैं किसी भी point पे, so each point की बात हो रही है, so basically surface के किसी भी point पे हम point P ले सकते हैं. So इस point पे भी हम ले सकते हैं. So let's say this is the point Q. Then this point, any point P must be contained in a neighborhood. So there exists a neighborhood of point Q or point P such that this neighborhood is contained in, so there exists a proper patch in M whose image contains a neighborhood. So this neighborhood is contained in image of some proper patch in M. So हमने पैच की डेफिनेशन किया, उसके बाद हमने रिक्वायर किया था it has to be a proper patch, और उसके बाद हमने ये डिफाइन किया था what is a patch in M. वो पैच जिसका इमेज सारे का सारा M में कंटेंड हो उसको हमने कहा था this is a patch in M. So कोई सा भी और पॉइंट ले लें, उस पॉइंट के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा such that this neighborhood is contained in image of some proper patch in M. So if this is true for each and every point of the surface, then we say that it is a surface in R3. So that is the proper mathematical definition of surface.
सो इसी डेफिनेशन को हम लेके आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि इस डेफिनेशन के साथ हमारे पास काफ़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी मैथमेटिकली। सो जब हम चीज़ों को मैथमेटिकली डिफाइन करने लगेंगे देन दिस डेफिनेशन विल हेल्प अस। नाउ लेट्स सी इफ स्फीयर इज अ सरफेस और नॉट। सो स्फीयर के केस में क्यों ऐसा पॉसिबल है कि वी कैन डिफाइन फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट which is contained in a proper patch in M. So start from the definition of the sphere. What is sphere? A sphere is the set of all points in R3 whose distance from origin is 1. That is the points P such that this norm of P, which is basically the length of the vector from origin to that point, this length is equal to 1. So that's how we define sphere. अब हम देखते हैं कि स्फीयर एक सरफेस बनती है या नहीं बनती, और स्फीयर के केस में हम उस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि स्फीयर उस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? स्फीयर को मैं सरफेस प्रूव करने लगा हूं। रिक्वायरमेंट ये है कि ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी कंटेन्ड इन ए नेबरहुड such that that neighborhood is contained in the image of a proper patch in sphere. अब उसके लिए स्ट्रेटजी सिंपल है, मैं की पॉइंट्स ले लेता हूं। लेट्स से मैं नॉर्थ पोल ले लेता हूं। अगर मैं नॉर्थ पोल को कंसिडर करूं, सो नॉर्थ पोल के लिए मैं एक ऐसा नेबरहुड बनाऊंगा सच दैट दिस नेबरहुड इज कंटेन्ड इन कोऑर्डिनेट पैच। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि ये सेम जो नेबरहुड है ये कितने और पॉइंट्स के लिए वर्क करेगा। सो उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। सो लेट्स जस्ट कंसिडर नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ पोल के लिए अब हम एक ऐसा नेबरहुड डिफाइन करना चाह रहे हैं स्फीयर का सच दैट दैट नेबरहुड इज कंटेन्ड इन द इमेज ऑफ ए कोऑर्डिनेट पैच। सो हम जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है उसको ओरिजिन ले लेते हैं और डेफिनेटली नॉर्थ पोल को हम अलोंग जेड एक्सिस ले लेते हैं और एक्स और वाई एक्सिस है हमारे पास। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्थ पोल देन? सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नॉर्थ पोल आर बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई 0 और जेड कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है हमारे पास। सो दैट्स व्हाट द नॉर्थ पोल इज। उसके बाद हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं स्फीयर की सरफेस से एक्स वाई प्लेन पे। सो स्फीयर है R3 में, हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर टू एक्स वाई प्लेन। और मैपिंग हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कोई सा भी आप पॉइंट ले लें स्फीयर के ऊपर। सो लेट्स से दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है R3 में है और इस पॉइंट पे हम कैसे अप्रोच करते हैं कि हम ट्रैवल करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, उसके बाद ट्रैवल करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, उसके बाद बेसिकली ट्रैवल करते हैं अलोंग जेड एक्सिस। सो इस पॉइंट पे हम अप्रोच करते हैं। सो ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रैवल अलोंग वाई एक्सिस एंड देन ट्रैवल अलोंग जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट पे अप्रोच करते हैं। सो दिस पॉइंट हैज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। लेट्स से इसके जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 एंड z1। अब इस पॉइंट को अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं टू एक्स वाई प्लेन, सो प्रोजेक्ट मींस ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड 0, इसको मैं कहता हूं दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट x1, y1, z1 ऑन एक्स वाई प्लेन। सो इस पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं ऑन एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली अगर मैं स्फीयर के ये जो अपर पार्ट है और इन अदर वर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो जो स्फीयर का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है, इसके मैं हर एक पॉइंट को प्रोजेक्ट कर सकता हूं ऑन एक्स वाई प्लेन। सो बेसिकली देयर इज ए मैप फ्रॉम द स्फीयर टू R2। और ये जो नीचे मेरे पास सर्कल बनेगा बेसिकली ओपन सर्कल बनेगा। सो लेट्स जस्ट कंसिडर दिस सर्कल
सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. सो इसको हम फ्रॉम द टॉप देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं. और दिस इज z एक्सिस, दिस बिग डॉट इज z एक्सिस. सो इस जो स्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका इमेज ये ओपन डिस्क बनेगी. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इनसाइड दिस डिस्क बट नॉट ऑन द डिस्क, क्योंकि इसमें जो बिल्कुल एंड वाला सर्कल है या जिसको इक्वेटर भी कह सकते हैं आप, ये इक्वेटर इंक्लूडेड नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस ओपन सेट. सो एवरी पॉइंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर apart from this equator can be mapped onto this set D of R2. So इस केस में R2 क्या है? XY plane. Now we define this map which is x from D to the sphere sigma such that x of uv is equal to uv square root of 1 minus u square minus v square. और ये मैप हमने कैसे डिफाइन की है? इस मैप में आप देखें कि given any point uv of the xy plane, how to get a point which is exactly on top of it and is on the sphere. So इस point के बिल्कुल exactly ऊपर जो sphere का point है उसको कैसे हम achieve करते हैं. So इस point का जो z coordinate है sphere का वो हम find out करते हैं. So let's see how do we define a sphere. So sphere is basically set of all points, let's say z square plus u square plus v square is equal to 1. So that's how we define a sphere. So इस केस में basically हम x और y लेते हैं, लेकिन हम u और v भी ले सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं this is u axis and this is v axis. So it is the same as saying z square plus x square plus y square is equal to 1. और क्योंकि हम इस एक्सिस को u एक्सिस ले रहे हैं और इस एक्सिस को v एक्सिस ले रहे हैं, so it is the same as saying set of all points such that z square plus u square plus v square is equal to 1. Now given u and v, given a point in this uv plane, how to find a point on the sphere which is exactly on top of it. So how to find it? यहाँ से just आप z की वैल्यू निकाल लें. So z is equal to 1 minus u square minus v square square root plus minus. अब यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है तो मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ, क्योंकि पॉइंट सिर्फ एक ही है, पॉइंट दो नहीं है. So अगर आप यहाँ से गौर से देखें, it is the positive z axis. So the northern hemisphere मैं ले रहा हूँ, ये positive x axis की साइड पे है. So इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव लूंगा और नेगेटिव को इग्नोर कर दूंगा. सो व्हाट इज z देन? 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट. सो गिवन u एंड v इन दिस ओपन डिस्क, सो दिस डिस्क इन xy प्लेन, और अगर हमने x को u और y को v लिया तो इन द uv प्लेन दिस इज द ओपन डिस्क. इसका कोई सा भी पॉइंट गिवन हो, देन देयर इज ए पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑन टॉप ऑफ इट. सो दिस इज द पॉइंट, देयर इज ए पॉइंट on the sphere on top of this point. और अगर इसके coordinates u और v हैं, then the coordinates of the point on top of it are u v 1 minus u square minus v square square root. So basically this criteria gives us a map from this open disk D of R2 to the surface of the sphere. So we have a map from an open set of R2 to northern hemisphere except for this equator. अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट एक मैप डिफाइन की है. अभी हम देखेंगे कि ये मैप है या नहीं है, या ये पैच बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन अभी तक हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है which will give us a map from an open set of R2 to northern hemisphere except for this equator. और अगर हम equator निकाल दें then it will be an open set of the sphere. So basically एक map आ गई है from open set of R2 to open set of the sphere.
अब हम ये देखते हैं कि अगर x ऑफ d, ये जो हमने मैप डिफाइन किया x, if x of d satisfies all the conditions of the patch and proper patch, then for this northern point और this north pole हमारे पास एक पैच आ गया है containing an neighborhood of this north pole. So सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्थ पोल की बात हो रही है. इस नॉर्थ पोल के लिए हमारे पास एक ओपन नेबरहुड है which is image of some open set of R2. अब it is a map क्योंकि आप देख सकते हैं u, v and square root of 1 minus u square minus v square, all of these three functions are differentiable. So the first condition is satisfied that this is a map. Secondly, आप देख सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट का जो इमेज है हमेशा यूनिक आएगा. ऐसा नहीं है कि मैं इस डिस्क में से एक पॉइंट लूं तो इसके इमेज दो आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कोई सा भी मैं एक पॉइंट लूंगा, इसके ऊपर स्फीयर का एग्जैक्टली एक पॉइंट है, तो इसका मतलब है इट इज ए 1-to-1 मैप. सो द ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन टेल्स यू दैट इट इज ए 1-to-1 मैप. अगर आप इसको अलजेब्राइकली भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं व्हेन द इमेजेस ऑफ two points are equal, then the points are equal. So if x of u1 v1 is equal to x of u2 v2, then you need to prove that this implies using this definition, this implies that u1 is v1 is equal to u2 v2. So this holds. So this is an algebraic way of saying the thing. और अगर आप ज्योमेट्रिकली देखना चाह रहे हैं तो दिस इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ ए 1-to-1 मैप. अब एक और कंडीशन भी थी और वो कंडीशन थी दैट इट हैज़ टू बी रेगुलर मैप. और रेगुलर मैप के लिए हमने क्या देखा था कि किसी भी पॉइंट पे उसका जो जैकोबियन बन रहा है वो जैकोबियन आपके पास रैंक n का होना चाहिए, और इस केस में d इज ए सबसेट ऑफ R2, सो द रैंक ऑफ द जैकोबियन मस्ट बी इक्वल टू 2. सो लेट्स सी. सो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट पैच आ गया है, दिस इज फ्रॉम द सेट D विच इज ओपन डिस्क इन R2 एंड इट्स टेकिंग uv to basically uv and 1 minus u square minus v square. So basically इस केस में आपके पास तीन कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं. सो दिस इज f1, f2 एंड f3, और हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, u and v. सो इस साइड में आप वेरिएबल्स लिखेंगे और इस साइड में आप f1, f2, f3 लिखेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज द जैकोबियन. सो द जैकोबियन ऑफ x इज बेसिकली partial f1 by partial u, partial f1 by partial v, partial f2 by partial u, partial f2 by partial v, partial f3 by partial u and partial f3 by partial v. So this is the Jacobian. अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. What is partial f1 by partial u? This is 1. What is partial f1 by partial v? 0. Partial f2 by partial u, so this is f2. So partial f2 by partial u is 0. Partial f2 by partial v is 1. What is partial f3 by partial u? So इसका हम डेरिवेटिव लेंगे with respect to u, partial derivative. So this is basically 1 over 2 1 minus u square minus v square and multiplied with minus 2u. Similarly, minus 2v divided by 2 1 minus u square minus v square. क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, सो इसलिए v का डेरिवेटिव 0 है इस केस में, और इस केस में u का डेरिवेटिव 0 है. अब आप इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं इन टर्म्स को इग्नोर भी कर दूं तो फिर भी मेरे पास जो रैंक है वो 2 ही बन रहा है, क्योंकि इन टर्म्स को इग्नोर करने के बाद भी, सो लेट्स जस्ट इग्नोर दीज टर्म्स, उसके बाद भी इसका रैंक जो है वो 2 ही बन रहा है. सो कोई सा भी मैं पॉइंट ले लूं, u और v इज एनी पॉइंट, स्टिल द रैंक ऑफ दिस जैकोबियन इज 2, क्योंकि इस जो सब मैट्रिक्स बन रहा है
इसका रैंक 2 है, सो इन टर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो बेसिकली द रैंक ऑफ द जैकोबियन इज 2 फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. और हमने क्या डिफाइन कर दिया है, हमने नॉर्थ पोल के लिए एक ऐसा ओपन सेट फाइंड आउट किया है विच इज इन फैक्ट इमेज ऑफ ए कोऑर्डिनेट पैच. और इसका जो इनवर्स है वो आप इजीली देख सकते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूस, so it is a proper patch. So why the inverse is continuous? Let's go back to the slide. What is x inverse? So x inverse क्या करेगा, x inverse sphere के points लेगा और हमें disk के points देगा. So you can see that it is a continuous function. So the inverse of x is continuous function. So we have defined a proper patch of the north pole. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने नॉर्थ पोल के लिए एक प्रॉपर पैच डिफाइन किया है. अब ये पैच कितने और पॉइंट्स को सर्व कर सकता है, ये सेम पैच ट्रू होगा और द सेम पैच इज द पैच फॉर हाउ मेनी अदर पॉइंट्स. सो अगर मैं यहां एक और पॉइंट ले लूं, ये इस पॉइंट का भी प्रॉपर पैच है. अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट का भी प्रॉपर पैच है. सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सेप्ट फॉर द इक्वेटर, सो नॉट इक्वेटर और द बिग सर्कल, इसके अलावा सो ये इंक्लूडेड नहीं है. इसके अलावा मैंने जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके हर एक पॉइंट के लिए एक प्रॉपर पैच डिफाइन कर दिया है, क्योंकि द सेम पैच विल सर्व एज द प्रॉपर पैच फॉर दैट पॉइंट. क्योंकि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स कंटेन्ड हैं इस ओपन सेट में, और ये जो ओपन नेबरहुड है दिस इज बेसिकली इमेज ऑफ ए प्रॉपर पैच. सो दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. सो इसका मतलब है इस सर्कल को इंक्लूड करके और इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं और हम नॉर्दर्न पोल की बजाय हम अब साउथ पोल कंसिडर करते हैं. और साउथ पोल के क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, 0 0 -1. और प्रोसीजर सेम है हमारे पास. प्रोसीजर क्या है हमारे पास कि हम कोई सा भी साउदर्न जो हेमिस्फीयर बन रहा है उसका कोई सा भी एक पॉइंट लेते हैं और उसका इमेज लेते हैं ऑन टॉप ऑफ इट, जो कि इस डिस्क में है. सो वंस अगेन यू विल गेट ए मैप. सो इस केस में हमारे पास मैप क्या बनेगी, uv इज इक्वल टू uv माइनस 1 माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. सो जैसा कि आपको याद हो हमने वहां पॉजिटिव लिया था, लेकिन इस केस में हम नेगेटिव लेंगे. सो दैट्स हाउ वी कवर ईच एंड एवरी पॉइंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन वंस अगेन नो इक्वेटर. इक्वेटर इसमें भी शामिल नहीं है. सो अब हम क्या करें जी, अभी तक जो चीज हमने अचीव की है, वी कैन फाइंड ए प्रॉपर पैच. सो बेसिकली आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज कि आप इसको घर पे देख सकते हैं कि व्हाई दिस सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रॉपर पैच, व्हाई दिस इज ए मैप. सबसे पहली बात, व्हाई दिस इज 1-to-1 एंड व्हाई दिस इज रेगुलर. वंस अगेन आप उसमें जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे, उसका रैंक देखेंगे, एंड देन व्हाई द इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस. सो दिस इज एन एक्सरसाइज टू चेक दैट ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज होल्ड्स फॉर दिस कोऑर्डिनेट पैच एज वेल. सो साउदर्न हेमिस्फीयर के तमाम पॉइंट्स के लिए और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तमाम पॉइंट्स के लिए हमने कोऑर्डिनेट पैच फाइंड आउट कर लिया, एक्सेप्ट फॉर द इक्वेटर. इक्वेटर दोनों केसेस में शामिल नहीं था. अगर इक्वेटर शामिल कर लेते तो हमारे पास जो डिस्क बन रही थी वो ओपन नहीं रहती, लेकिन हमें पैच की डेफिनेशन के मुताबिक ओपन डिस्क चाहिए. सो अगर इक्वेटर को शामिल कर लेते तो हमारे पास वो जो डिस्क थी वो ओपन न रहती. अब इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पैच हमने फाइंड आउट करना है जो कि इक्वेटर पे है. उसके लिए हम ये करते हैं, हम एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं. सो वी कंसिडर द पॉइंट. सो सबसे पहले हमने इसको कंसिडर किया, नॉर्थ पोल को, उसके बाद हमने साउथ पोल को कंसिडर किया. अब हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 0 1 0. अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें तो बेसिकली
जो मेरे पास ये हेमिस्फीयर बन रहा है, ये वाला जो पार्ट है, सेम प्रोसीजर होगा। और इस केस में वंस अगेन जो डिस्क बनेगी वो कंटेन्ड होगी एक्स जेड प्लेन में। सो द डिस्क विल बी कंटेन्ड इन एक्स जेड प्लेन। So this is the disk D in this case. So the disk is contained in XZ plane. So let's say this is X and this is Z. और इस केस में हमारे पास ये डिस्क बनेगी। और इस केस में X क्या बनेगा? Once again I am leaving this as an exercise. ये आपकी एक्सरसाइज है कि आपने डिफाइन करना है कि what will be the map X in this case from this disk D, which is the unit disk of R2। so इस केस में R2 क्या है? XZ प्लेन। और ये जो पार्ट है हेमिस्फीयर, क्या मैप बनेगी? सिमिलरली हम इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं विच इज एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस पॉइंट। सो ये पॉइंट कौन सा बन रहा है हमारे पास? ये पॉइंट है हमारे पास 0, -1 0। सो इस केस में भी हम एक हेमिस्फीयर डिफाइन कर सकते हैं और इस केस में वंस अगेन आप एक मैप डिफाइन कर सकते हैं। और इस केस में डिस्क जो है वो सेम डिस्क D है। और वंस अगेन जैसा कि हमने इक्वेटर को एक्सक्लूड कर दिया था, इस केस में भी ये जो बीच में सर्कल है जो कि बाउंड्री है डिस्क की, ये इंक्लूडेड नहीं है। सो नॉट इंक्लूडेड। सो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनको सेंटर बना के हमने हेमिस्फीयर्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। और उन हेमिस्फीयर्स से बेसिकली हमने प्रूव किया है कि दीज आर प्रॉपर कोऑर्डिनेट पैचेस। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन से पॉइंट्स बच गए हैं। सो सबसे पहले हमने नॉर्थ पोल कंसिडर किया, उसके बाद हमने साउथ पोल कंसिडर किया। इस तमाम में जो पॉइंट्स बच गए थे उसको मैं रेड लाइन से इंक्लूड कर रहा हूं। सो इन तमाम पॉइंट्स के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स इंक्लूडेड थे। अब जब मैंने इसको सेंटर लेके एक हेमिस्फीयर डिफाइन किया और जब मैंने इसको सेंटर लेके हेमिस्फीयर डिफाइन किया तो तमाम पॉइंट्स इंक्लूडेड थे एक्सेप्ट फॉर दीज रेड पॉइंट्स। सो बेसिकली मेरे पास दो इंटरसेक्शंस आ रही हैं, एक ये इंटरसेक्शन है और एक ये इंटरसेक्शन है। सो इसका मतलब है इन तमाम पॉइंट्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर कंटेन्ड इन ओपन सेट्स विच आर इन फैक्ट कंटेन्ड इन इमेजेस ऑफ प्रॉपर पैच। सो इन दो पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे? इन दो पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए हम 1 0 0 पॉइंट को सेंटर बना के एक हेमिस्फीयर कैलकुलेट करेंगे और सिमिलरली -1 0 0 को सेंटर बना के एक हेमिस्फीयर बनाएंगे ताकि ये दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएं। अगर हम इन 6 हेमिस्फीयर्स को कंस्ट्रक्ट कर लें तो स्फीयर के तमाम पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे एंड देन वी कैन प्रूव दैट ए स्फीयर इज ए सरफेस। सो वंस अगेन इन मैप्स को जिनका जो सेंटर है वो 1 0 0 है और जिनका जो सेंटर -1 0 0 है, इन मैप्स को डिफाइन करना मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। सो वंस अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज। So the purpose of the sphere example was to illustrate the definition. There are much simple ways of defining surfaces. जैसा कि हम अगले lectures में देखेंगे कि there are much simple ways of proving that कि अगर कोई भी equation given हो, how to prove that this is equation of a surface. लेकिन इस example का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि देखें कि कैसे हम जो basic definition है उसको apply करके prove कर सकते हैं कि कोई भी जो सरफेस अगर है वो सरफेस है या नहीं।
जो और प्रॉपर डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है कोई सरफेस या नहीं. Now from the sphere example we can guess the following. हमने बेसिकली ऐसे कोऑर्डिनेट पैचेस बनाए थे जो कि इस किस्म के थे, जो कि गिवन एनी u एंड v, आपके पास uv और f ऑफ uv आ रहा था. तो उस केस में हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा था uv फॉर एग्जांपल, जो पहला हमने हेमिस्फीयर बनाया था u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, एंड दिस वाज बेसिकली a subset of the sphere. So this was a patch. Similarly, in general हम define कर सकते हैं कोई सा भी पैच को like this, uv f of uv, और इस किस्म के पैचेस को हम कहते हैं मोंगे पैचेस. So इस केस में what is a मोंगे पैच? आप कोई सा भी सबसेट ले लें R2 का, so this open set with no boundary, ये आप ले लें. इस केस में जो इस सरफेस पे पॉइंट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? दीज आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इन द फॉलोइंग वे. कोई सा भी मैंने पॉइंट्स uv लिया इन दिस प्लेन ऑफ yx, और उस पे फंक्शनल वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसको मैं z कोऑर्डिनेट ले लेता हूं. सो व्हाट इज z कोऑर्डिनेट? f ऑफ uv. सो दिस इज f ऑफ uv. लेट्स से ये u1 v1 है कोई पर्टिकुलर पॉइंट, देन दिस इज f ऑफ u1 v1, और we will get a point on this surface just like we did it for the sphere example. So these kind of patches are called Monge patches. Now let D to R3 be a patch, then the image x of D satisfies definition of a surface. This type of surface is called simple surface. So once again, अगर कोई सी भी surface है, so let's say कोई सी example है हमारे पास, in this case for example this surface, then this surface is basically image of this subset, this open subset of R2. So basically इस केस में आपको neighborhood लेने की ज़रूरत नहीं है, तमाम की तमाम जो surface के points हैं वो itself आ रहे हैं image of a patch. So surface पे कोई सा भी point है, basically this is contained in the image of a proper patch. So कोई सा भी set का point ले लूँ, so इस surface का कोई सा भी मैं point ले लूँ, this is contained in image of a proper patch. So these kind of surfaces are called simple surfaces, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको एक patch construct करने की ज़रूरत है और उसके बाद ये जो surface की definition है वो उसको satisfy करते हैं. Now let f of uv be a real valued differentiable function from R2 to R3. The graph z is equal to f of xy is the set of all points in R3 satisfying z minus f of uv is equal to 0. In fact, M is the image of the Monge patch, so M is a simple surface. So basically कोई सा भी आप real valued differentiable function ले लें f of uv, then by defining this map which is from some open set of R2 to R3 defined in the following way, x of uv is equal to uv f of uv, और basically आप तमाम का तमाम R2 भी ले सकते हैं. R2 is open in R2, so x from R2 to R3 जिसमें तमाम के तमाम surface के points included होंगे, so this is equal to uv f of uv. So this is basically a patch, a proper patch. So इस केस में आप देख सकते हैं it is 1 to 1, क्योंकि अगर real differentiable function है, और this is map क्योंकि तमाम के तमाम differentiable हैं, and this is regular, and also the inverse is basically 1 to 1. So basically किसी भी real differentiable function के लिए we can say that this is trivially a surface, so this trivially satisfies all the conditions of the surface, और इसको हम कहते हैं these are simple surfaces. So जिनको प्रूव करना बहुत सिंपल है, क्योंकि इस केस में एक ही मोंगे पैच बनेगा और एक ही पैच बनेगा. इस किस्म की सर्फेसेस हम कहते हैं
सिंपल सर्फेसेस। सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि सर्फेसेस को प्रॉपरली डिफाइन करना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद ही हम उन पे कैलकुलस कर सकेंगे, उनके ऊपर जो कर्व्स हैं उनको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट कर सकेंगे। सो हमने सर्फेसेस को प्रॉपरली डिफाइन किया। उसके बाद हमने देखा हाउ टू प्रूव दैट ए गिवन सेट और गिवन सबसेट ऑफ R3 इज ए सरफेस। इस केस में हमने स्फीयर लिया था। स्फीयर इज ए सरफेस, और ये जो डेफिनेशन ऑफ सरफेस हमने की थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज ए सरफेस। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि दिस इज ए वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स वे ऑफ प्रूविंग दैट ए गिवन सबसेट ऑफ R3 इज ए सरफेस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट एनी गिवन सबसेट ऑफ R3 इज ए सरफेस। उसके बाद हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल सर्फेसेस। सो कोई सा भी हमारे पास रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, we can construct a surface which trivially satisfies all the conditions of the surface. So we call them simple surfaces. Next time हम surfaces को और ज़्यादा आगे लेके चलेंगे और ये देखेंगे for example how to prove that in a very simple way that the given subset of R3 is a surface or not. और उसके बाद हम कुछ examples करेंगे। For example हम ये भी देखेंगे कि why we require that in the definition of the patch it has to be a proper patch. So इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। This is the end of the lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.